बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रानी को वापस उसके कैबिन में भेज दिया और राजा के लड़के के कैबिन में चला गया। वो किसी रसाले की वर्क गर्दानी में लगा हुआ था। उसने मुझे कैबिन में आते हुए देखा और फिर नजरें रसाले पर जमा दी। मुझे उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा, तो मैंने उसे सख्त लहजे में कहा कि तुमको इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई गई कि अपने से बड़ों का एहतराम किया जाता है और उनके आने पर खड़े होकर उन्हें सलाम किया जाता है। रसाले पर नजरें जमाए उसने मुझे जवाब दिया कि मैं चकमा कबीले के सरदार राजा तरी देव का बेटा हूँ और मेरे बाप ने तुम्हें हमें पाकिस्तान ले जाने के लिए खासी रकम दी होगी। तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे गले से पकड़कर करहत लहजे में कहा, इस वक्त तुम लोग रांगा माटी में नहीं हो जहाँ पर तुम अपने बड़े भाई की हिरासत में थे, बल्कि मेरे जहाज़ पर हो और बेबस इंसानों के सिवा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे बाप का करोड़ों की मालियत का मरूसी खजाना भी मेरी तहवील में है, और अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों माँ बेटे को यहीं पर गोली मारकर समुंदर में फेंक दूँ, तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। और तुमने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे बड़े भाई जो चकमा कबीले का सरदार है उसको किस तरह अपाहज कर दिया है और तुम्हारे कबीले के लड़ाकू को चूहों की तरह मारा है। मेरी बात अगर कोई ना माने तो या तो मेरा पिस्तौल उसे मेरी बात मानने पर मजबूर कर देता है या फिर हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये कहकर मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो बर्थ पर गिर गया। मैंने उसे फिर गर्दन से पकड़कर खड़ा किया और 4-5 और थप्पड़ रसीद कर दिए। मेरी इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद इस बलूंगड़े ने ऐसी बात कही थी कि मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख पाया। अब सरदार का लड़का बर्थ पर गिरा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ और मेरे लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। तुम्हारी इस बदतमीजी की सज़ा यह है कि बैंकॉक जाने तक तुम इस कैबिन से बाहर नहीं निकलोगे। अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मेरे साथी मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। ये कहकर मैं बाहर जाने लगा तो लड़के ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा कि वो लड़की कौन है जिसे गुज़िश्ता रात तुम लोग यहाँ लाए हो। और मेरी माँ को मम्मी कहती है। मेरी माँ हर रोज़ सुबह मेरे पास आती थी, मगर इस लड़की की वजह से आज सुबह से नहीं आई। मैं माँ के कैबिन में गया तो मम्मा ने उसे सीने से चिमटाया हुआ था और वह बार बार मम्मी मम्मी कह रही थी। मेरी माँ ने मेरी तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं दी और मैं मायूस होकर वापस अपने कैबिन में आ गया। ये वो रकाबत का जज्बा है जब वालिदैन अपने नौमौलूद बच्चे की मोहब्बत में गर्क होकर दूसरे बच्चों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं वापस उसके पास गया और बर्थ पर बैठकर बोला कि वो मेरे दोस्त की बच्ची है, वो कराची में रहता है। सकूते ढाका के बाद मेरे दोस्त ने खलना में इस बच्ची को अपने एक दोस्त के पास छोड़ा था कि बांग्लादेश से भारत और फिर भारत से काठमांडू और फिर काठमांडू से पाकिस्तान तक जाने की सफरी मुश्किलात यह बच्ची छोटी होने की वजह से ना सह पाती। हालात नॉर्मल होने पर मेरे दोस्त ने बच्ची को पाकिस्तान ले जाना था। जिस वक्त तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं लेने के लिए आने लगा तो मेरे दोस्त ने अपनी बच्ची को लाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। हम सब के समझाने पर कि उसकी असल माँ जहाज़ में उसकी मुंतज़र है, यह बच्ची बड़ी मुश्किल से हमारे साथ आने पर रजामंद हुई थी। मैंने रानी साहिबा से इल्तमास की कि वो कराची तक इस बच्ची की माँ बनी रहने की अदाकारी करे। कराची पहुंचकर इस बच्ची को मैं इसके असल वालिदैन के सुपुर्द कर दूंगा। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। यह बात महज मैंने तुम्हें इसलिए बताई है कि किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाओ। अब मैं ये समझता हूँ कि असल बात जानकर तुम इस बच्ची को छोटी बहन की तरह रखोगे, इसके साथ खेलोगे और इसका दिल बहलाओगे। ये कहकर मैं उठकर जाने लगा तो लड़का खड़ा हो गया और बोला कि अंकल, मैं वाकई गलत फहमी का शिकार हो गया था और इसी वजह से आपसे गुस्ताही कर बैठा। इस बात ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी थी। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसे अपनी छोटी बहन की तरह रखूँगा और इसे प्यार दूँगा, और आइंदा कोई गलती हुई तो जो चाहे सज़ा देना। मैंने ये सुनकर लड़के को पास बुलाया और उसे थपकी देते हुए कहा कि अगर तुमने अपना वादा पूरा किया और अपने वादे की पासदारी की तो तुम्हें आज़ादी होगी। जहाज़ पर घूमो फिरो, अरशे पर जाओ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। और बच्ची के माजी को कुरेदने की कोशिश ना करना। मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे नॉर्मल किया है। यह कहकर मैं उसके कैबिन से चला आया। शाम तक हमारी बोट का इंजन ठीक हो गया। रज़ी की बीवी और मिसेस डेविड को भी मैंने रानी के कैबिन में भेज दिया। रानी उन सब को लेकर अरशे पर चली गई। खुली फिजा और ढलते सूरज का नज़ारा
सोनिया ने जिंदगी में पहली बार खुली फिजा में सांस लिया था। वो अरशे पर एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ती फिरती थी, जैसे काल कोठरी में रहने वाले बरसों के कैदी को अचानक रहाई मिल जाए तो वो खुली फिजा में अपने हिस्से का ज्यादा से ज्यादा हक वसूल करना चाहता है। बिल्कुल वैसी ही हालत सोनिया की थी। रात के खाने के बाद एक बार फिर मैं रानी के कैबिन में गया। जहाज में अमले के लिए रखा हुआ लूडो कप्तान से लेकर मैंने सोनिया के लिए भिजवा दिया था। कैबिन में सरदार का लड़का सोनिया को लूडो खेलना सिखा रहा था। मैंने रानी को इशारे से बाहर बुलाया और कहा कि मैं सुबह वापस जा रहा हूँ और तुम लोगों को हमारे आने तक हिरन घाटा में ही रहना होगा। तुम्हारे लड़कों को मैंने कुछ सख्ती से और कुछ नरमी से समझा दिया है और उसके जहन में पैदा होने वाले शकूक को रफा करने की पूरी कोशिश की है। देखने में तो अब वो नॉर्मल लग रहा है, मगर सोनिया को उसके साथ कहीं भी नहीं जाने देना। सोनिया तुम्हारी बच्ची है, मगर मुझे भी थोड़े अरसे में उससे इतना लगाव हो गया है कि अगर मेरी गैर मौजूदगी में उसे कोई गजंद पहुंची तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोनिया को प्यार करके और गुड नाइट कहकर मैं अपने कैबिन में आ गया। सुबह 9 बजे हमें दर्शना के लिए रवाना होना था। मैंने सोचा कि आज भरपूर नींद से लुत्फअंदोज हो जाऊं, क्योंकि न जाने कितनी रातें आगे किस हाल में गुजारनी पड़े। सुबह ठीक 9 बजे हमारी बोट खलना की तरफ रवाना हुई। बोट में मेरे साथ नंबर 2 और उसके 2 थाई साथी रजी और तीनों फौजी थे। मैंने रास्ते में खाने के लिए काफ़ी तादाद में सैंडविच बनवा लिए थे और पानी का वाफर जहीरा भी साथ ले लिया था। प्रोग्राम के मुताबिक खलना के घाट पर हमें 1 घंटा रुकना था ताकि बोट के लिए तेल भरवाकर इजाफी साथ रख सके और तीनों फौजी वर्दी उतार कर सिविलियन लिबास पहन लें। हमारे पास कुल असलहा 2 सब मशीन गन्स, थाई साथियों के 1 राइफल के अलावा फौजियों की 3 राइफलें और मेरे पिस्तौल और रिवाल्वर के अलावा 6 रिवाल्वर और बहुत सारी गोलियां थी। हमारी बोट चूंकि बहाव के खिलाफ जा रही थी, इसलिए उसकी रफ्तार कम थी। तकरीबन 3 बजे हम खलना पहुंचे। फौजियों ने घाट पर ही वर्दियां उतार कर सिविलियन लिबास पहने, जिन्हें वो बैग्स में अपने साथ लाए थे। पेट्रोल के लिए हम 4 बजे के लगभग दर्शना के लिए रवाना हुए। शहर का रुख करना हमने मुनासिब ना समझा, क्योंकि हमारी गैर मौजूदगी में हेलीकॉप्टर की तबाही और सोनिया के अगवा ने कौन सा रुख इख्तियार कर लिया था हमें इल्म ना था, और ना ही हम इस पोजीशन में थे और ना ही वक़्त था कि पहले शहर के हालात जानते फिर आगे के लिए रवाना होते। रात 9 बजे के करीब बगैर किसी रुकावट के हम दरसना पहुंचे। रजी ने उन्हीं बॉर्डर क्रॉस करने वालों को तलाश किया जो कैसर लोगों को ले जा चुके थे। इस बार उन्होंने शांतिपुर तक ले जाने का $1000 का मुतालबा किया। मैंने हाँ कहकर सौदे की हामी भर ली। हमारे साथ 2 अफराद ने जाना था, मगर जब चलने लगे तो वो 3 हो गए। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि पहले की तरह बॉर्डर क्रॉस करवा कर तीसरा आदमी महफूज रास्ते से वापस आ जाएगा और इनके घर वालों को बॉर्डर क्रॉस करने की हैरियत की इत्तला देगा। 2 ममालिक का गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने का ये मेरा पहला तजर्बा या पहली बार नहीं था या पहला मौका नहीं था। गाइड हमेशा कम से कम तादाद में बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए साथ जाते हैं, ताकि अगर बॉर्डर के रखवाले जाग जाएं तो कम से कम आदमी पकड़े जाएं, और अगर फरार होना हो तो एक आध आदमी आसानी से फरार भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मामला उलट था। तीसरे ने महफूज मुकाम से वापस लौटना मतलब हमसे अलग होना था। ये सोचकर मेरे दिल में तीसरे आदमी के लिए जो शक पैदा हुआ वो मैंने किसी पर फिलहाल जाहिर ना किया। हमें बॉर्डर क्रॉस किए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट ही हुए थे जब वो महफूज जगह आ गई जहाँ से तीसरे ने वापस लौटना था। दरसना से उनके साथ रवाना हुए हमें अभी 1 घंटा हुआ था। इसका मतलब कि मज़ीद 1 घंटे तक ये आदमी हमारी रवानगी की जगह तक बआसानी पहुँच सकता था, जबकि कैसर लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवा कर ये आदमी हमारे पास 5 घंटे बाद पहुँचा था। मैंने उससे पूछा कि शांतिपुर यहाँ से कितने फासले पर है और हमें मज़ीद कितना और चलना पड़ेगा। वो बोला, साहेब वो जो सामने रोशनियाँ नज़र आ रही हैं वो शांतिपुर है और हम 1 घंटे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके जवाब से सारी बात मेरी समझ में आ गई। तीसरा आदमी कैसर लोगों से यहाँ से अलग होकर हमारे पास नहीं बल्कि भागता हुआ शांतिपुर पुलिस स्टेशन गया था और कैसर लोगों के मुतल्लिक मुखबरी की, फिर हमारी तरफ आया था। इसका मतलब कि हमारे साथ भी यही होने वाला था। जेसीओ ने भी कहा कि वो पहले शांतिपुर जा चुका है और उसकी वापसी राना घाट से हुई थी। मैंने चंद सेकंड में मामले को जहन में दोहराया, कड़ियाँ मिलाई और नतीजे पर पहुंच गया। इससे पहले कि कोई मुझसे सवाल पूछता, मैंने साइलेंसर वाला पिस्टल निकाला और दोनों गाइड्स के सरों में गोलियां दाग दी और तीसरे से कहा कि सच बता दे,
कि उसने पहले फेरे में शांतिपुर जाकर मेरे साथियों के बारे में किसको इत्तला दी थी। मेरे सभी साथी हैरान थे कि यकदम मुझे क्या हो गया है जो दोनों गाइड्स को मार दिया, लेकिन मेरी हालत देखकर किसी को मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई। मेरे साथी मेरी तबीयत से वाकिफ हो चुके थे और फौजी डिसिप्लिन के मुताबिक अपने कमांडर से जरा नहीं कर सकते थे। तीसरा गाइड अपने साथियों की हालत देखकर थर थर कांप रहा था। मैंने पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगा दिया और ठहोका देते हुए सच बोलने का कहा। बंगाली में उसने जो जवाब दिया, रजी ने उसका तर्जमा करके हमें सुनाया कि मैंने शांतिपुर थाने में जाकर SHO को बताया था कि चंद गैर मुल्की एक औरत के साथ बॉर्डर क्रॉस करके शांतिपुर आ रहे हैं। थाना इंचार्ज ने मुझे 1000 भारतीय रुपए इनाम में दिए। इससे पहले भी मैंने कई बंगाली और बिहारी मुसलमानों को बॉर्डर क्रॉस करवा कर पकड़वा चुका हूँ। मैं बंगाली नहीं बल्कि करीब ही एक भारतीय गांव का रहने वाला भारतीय हूँ। मेरे ये दोनों साथी भी मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। हम रोज़ाना बांग्लादेश शिकार की तलाश में आते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर दोनों तरफ कोई चेकिंग नहीं होती, लिहाजा गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने के लिए यह जगह शुरू से बहुत मशहूर है। ये सारी उसकी बात सुनने के दौरान मैंने पिस्टल उसकी कनपट्टी से लगाए रखा, फिर पिस्टल हटाया मगर ट्रिगर दबाने के बाद, और वो भी वहीं ढेर हो गया। रजी ने गाइड की जेब से $1000 निकाल कर मुझे दे दिए। हमने उनकी लाशों को वहीं रहने दिया और JCO की कमांड में शांतिपुर की तरफ रवाना हो गए। मैं सोच रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। सब ही इंसानी जिंदगियों के सौदे कर रहे हैं और बहुत मोहतात रहने के बावजूद हम कई बार फिर भी धोखा खा चुके थे। 1000 भारतीय रुपए के इवज इन्होंने मेरे साथियों के साथ धोखा किया, जबकि $1000 वो पहले ले चुके थे। अब हमारे साथ भी वही मामला करने वाले थे। इंसानी ज़िंदगी ख़त्म करते वक्त मुझे दुख होता था, मगर इंतहाई मजबूरी के आलम में मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ता था, क्योंकि ज़ख्मी सांप अपने वतन से गद्दारी करने वाले और मुझसे गद्दारी करने वाले को जिंदा छोड़ना मेरी सुरुस्त में नहीं था। शांतिपुर पहुंचकर हमने किंग होटल ढूंढा। हमने अपना असलहा अपनी चादरों में छुपाकर लाठियों की सूरत में पकड़ रखा था। हम सब किंग होटल से ज़रा फासले पर खड़े हो गए और रजी को होटल में भेजा कि रमेश यानी कैसर का पता करे और उसे बुला लाए। रजी होटल चला गया। हम अंधेरी जगह में खड़े हो गए। हम सब के दिल ज़ोर से धड़क रहे थे। थोड़ी देर बाद रजी अकेला वापस आया तो उसने बताया कि रिसेप्शन से पता चला है कि रमेश अपने रूम में नहीं है, वो बाहर निकला हुआ है और अपने कमरे में अकेला रहता है। इसका मतलब कि सपना यानी कल्पना को उसने किसी और कमरे या होटल में ठहरा रखा है। मुझे कैसर की जहानत पर पूरा भरोसा था। उसने कल्पना को अपने साथ ना ठहरा कर अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया था। हालात के पेश नज़र वो खुद किसी भी वक्त मुश्किल में गिरफ्तार हो सकता था, और अगर कल्पना उसके साथ उसके कमरे में ठहरी होती तो वो भी साथ धर ली जाती। मैंने साथियों से कहा कि हमें उसके साथ ही किसी दूसरे होटल में ठहरना चाहिए। JCO ने कहा कि हम सब 8 अफराद का एक साथ किसी एक ही होटल में ठहरना हम सब को मशकूक बना सकता है, क्योंकि ये सरहदी कस्बा है। लिहाजा हम में से 4 कैसर वाले होटल में और बाकी 4 साथ वाले टैगोर होटल में ठहरें तो बेहतर रहेगा। 2 जगहों पर रहकर हम एक दूसरे की निगरानी भी कर सकेंगे। अगर एक टोली मुश्किल में फंस गई तो दूसरी उसकी मदद कर सकेगी। शांतिपुर में ये 2 ही होटल हैं। मैंने तीनों थाई साथियों और रजी को टैगोर होटल में भेज दिया और खुद तीनों फौजियों के हमरा किंग होटल में कमरे ले लिए। मैंने रजी को अखराजात के लिए $300 दिए। रजी का थाई साथियों के साथ रहना इसलिए ज़रूरी था कि रजी बंगाली ज़ुबान जानता था और उस कस्बे में बंगाली ज़ुबान बोली जाती थी, जिससे थाई ना आशना थे। मैंने रजी को कहा कि थाइयों को कमरे में छोड़कर खुद किंग होटल की लॉबी में आकर बैठ जाए और कैसर की वापसी का वेट करे। किंग होटल में 3 कमरे लेकर मैं तरोताज़ा होकर नीचे लॉबी में आया तो रजी मेरा मुंतज़र था। उसके पास 2 खबरें थी। पहली ये कि कल्पना टैगोर होटल में ठहरी हुई है और दूसरी कैसर होटल में आ गया है। मुझे देखकर वो करीब ही रखे सोफे पर बैठ गया और दूसरी तरफ मुंह करके आपके मुतल्लिक पूछा। मेरे हाँ कहने पर उसने कहा कि 1 घंटे बाद वो उनको करीब ही मून होटल में उनको मिलेगा। उसने सिर्फ आपको वहाँ मिलने के लिए बुलाया है और ये भी कहा कि उस होटल में उससे मिलने से एहतराज़ करें, क्योंकि पुलिस वाले उसकी निगरानी कर रहे हैं। रजी को कैसर से मिले पौना घंटा गुजर चुका था। मैंने रजी को कहा कि वो नंबर 2 के पास जाए और उसे मेरा पैगाम दे कि वो अपने 2 साथियों के साथ छोटे असलहा से मुसल्लह होकर मून होटल के बाहर खड़े होकर मेरी निगरानी करें।
मून होटल उन दोनों होटलों के दरमियान में था। मैं अंदर चला गया और रज़ी थाई साथियों को बताने टैगोर होटल चला गया। मुझे मून होटल की लॉबी में बैठे अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि पहले कैसर अंदर आया और मेरे साथ की टेबल पर मेरे करीब ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। और फिर थोड़ी देर बाद रज़ी अंदर आया और वो कुछ दूर वाली टेबल पर बैठ गया और मुझे इशारे से ओके का सिग्नल दिया। कैसर और मैंने चाय के अलग अलग आर्डर दिए। कैसर ने धीमी आवाज़ में कहा कि हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, सब साथी हवालात में बंद हैं और थानेदार को मैंने $1000 देकर बड़ी मुश्किल से रजामंद किया है। उसने कहा है कि वो 4 रोज़ तक उनकी FIR नहीं काटेगा और कल चौथा दिन है। कल्पना को मैंने $5000 देकर टैगोर होटल में ठहराया है और उसे कहा है कि अगर 4-5 दिन में हमारी प्रॉब्लम हल ना हुई तो वो अकेली ही दार चलंग चली जाए। थानेदार ने साथियों का सारा असलहा थाने के माल खाने में रखवा दिया है। साथियों पर उसने फ़िलहाल कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया है, मेरे लाख यकीन दिलाने पर कि उनकी रिहाई के बदले उसे माला माल कर दिया जाएगा। लगता है कि उसे मेरी बात पर फिर भी यकीन नहीं है। मेरी भी निगरानी हो रही है। आपके सामने जो शख्स सफ़ेद धोती और गुलाबी कमीज़ पहने बैठा है वो भी मुखबर या थाने का सिपाही ही है। 3 अफराद बारी बारी 24 घंटे मेरी निगरानी करते हैं। मैंने सारे डॉलर और जवाहरात अपनी कमर के गिर्द बांध रखे हैं। यहाँ से निकलकर मैं उन्हें आपके हवाले कर दूंगा क्योंकि मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मेरे पास एक रिवाल्वर और 45 गोलियां हैं। थानेदार की दी हुई मुद्दत कल ख़त्म हो रही है। आपसे खलना में फ़ोन पर बात करके मुझे बहुत हौसला हुआ था और मैंने साथियों को भी बता दिया था कि आप यहाँ आ रहे हैं। आपके यहाँ आने से देर के बावजूद मैं मायूस नहीं हुआ था क्योंकि मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएंगे, बल्कि मैं तो आपके लिए फ़िक्रमंद था कि कहीं आप खलना में किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो गए हों। मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे यहाँ पर आपके आने का शुक्रिया अदा कर सकूँ। कैसर लगातार बोले जा रहा था, हालांकि वो आम हालात में बहुत कम बात करता था। यकीनन वो इस नई मुसीबत से घबरा गया था। वो अपनी जिम्मेदारी पर अपने साथियों को अपने साथ लाया था। दो तो रांगामाटी पहुंचने से पहले ही अपने लालच की वजह से हलाक हो चुके थे और अब बाकी सारे साथी यहाँ पकड़े जा चुके थे, तो वो किस मुंह से अकेला दहली वापस जाता। मैंने कैसर को तसल्ली देते हुए कहा कि अब तुम फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ और मेरे साथ 3 थाई और 3 बांग्लादेशी फौजी और रज़ी हैं और हम सब मुसल्लह हैं। इसलिए अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो फिर टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे और साथियों को रिहा करवा लेंगे। तुम मुझे थाने का मोहल्ले वकू, थानेदार का हुलिया और थाने की अंदाज़न नफरी बताओ और यह भी बताओ कि थाने का माल खाना किस जगह पर वाक़या है। ये सब लिख कर रज़ी को दे देना जो 1.5 घंटे तक तुम्हारा यहीं पर मुंतज़र रहेगा। ये कहकर मैंने चाय का बिल अदा किया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। थाई साथी रेस्टोरेंट के बाहर दरवाजे के आसपास फैल कर खड़े थे। चंद मिनटों बाद कैसर भी बाहर आ गया और पास से गुजरते हुए एक बहुत चौड़ी डबल पेटी वाली बेल्ट मुझे थमा दी। उसमें डॉलर और जवाहरात थे। कैसर आगे बढ़ गया तो उसके थोड़ी देर बाद ही कैसर की निगरानी करने वाला और रज़ी साथ साथ बाहर निकले। निगरानी करने वाला तो कैसर के पीछे चला गया और रज़ी को मैंने 1.5 घंटे बाद इसी रेस्तोरां में कैसर से दोबारा मिलने और कैसर का दिया हुआ पर्चा मुझ तक फौरी पहुंचाने की ड्यूटी लगाई।